नमस्कार। चर्चा में है एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि कल से ही हम देख रहे हैं कि राजनीति के गलियारों में, घरों में, चौक चौराहों पर, नुक्कड़ों पर एक ही चर्चा हो रही है और वो चर्चा है जो परिणाम आए हैं हरियाणा के और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उन पर लोग चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि इतना बड़ा उलटफेर, जब ये माना जा रहा था, पहली बार तो मत कहिए लेकिन बड़े लंबे अरसे के बाद ऐसा देखने को मिला है। जब ये माना जा रहा था, हरियाणा की ही बात शुरू कर लेते हैं, चर्चा में है कि हरियाणा में ये जो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, ये कैसी जीत है, इस जीत के मायने क्या हैं, जिसकी बात लगातार हो रही है। क्योंकि हम जब देख रहे थे, कल जब चुनाव परिणाम आ रहे थे, उस वक्त मैं बैठा हुआ था, स्टूडियो में ही था और जो मेहमान थे, जो राजनीतिज्ञ थे, उनसे मैं चर्चा कर रहा था। तो बहुत सी बातें सामने आ रही थी, क्योंकि चर्चा उसकी भी हो रही थी कि उसके पहले जो एग्जिट पोल आए थे, जो सर्वे थे, जो अलग अलग डिफरेंट एजेंसीज होती हैं अपनी सर्वे रिपोर्ट देती हैं, लगभग सारी एजेंसीज थी वो यही बता रही थी कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में। लेकिन जब नतीजे आने लगे तब स्थितियां कुछ और दिखी। नतीजे जब आने लगे तो शुरुआत में तो ऐसा लगा कि कांग्रेस ही ले जाएगी सत्ता, लेकिन उसके बाद स्थितियां जैसे बदली, भारतीय जनता पार्टी बढ़ती चली गई और वो सत्ता का जादुई आंकड़ा जो था उसे पार कर गई। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने वहां सरकार बना ली है। भारतीय जनता पार्टी ने वो आंकड़ा पार कर लिया है जो सरकार बनाने के लिए आवश्यक है। लगातार तीसरी जीत है। अब ये बताइए कि लगातार तीसरी जीत, और वो भी जीत ऐसी कि पिछली जीतों से बड़ी जीत। मतलब बात करें तो जो लगातार 3 जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को, तो जो पहली जीत थी उसमें 47 सीट मिली थी, दूसरी जीत जो थी उसमें 40 सीट मिली थी, जब जेजेपी के साथ मिलकर उन्होंने गठबंधन के साथ वो सरकार बनाई थी। 10 सीटें हुआ करती थी उनकी उस वक्त। लेकिन इस बार जब ये परिणाम आता है तब 48 सीटें मिली हैं भारतीय जनता पार्टी को। मतलब अब तक की सबसे कहा जाए उत्कृष्ट प्रदर्शन अभी तक का हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का। तो अब यह सब कुछ कैसे हो पाया, बहुत सारी बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी पटकथा जो है वो रची गई थी, बुनी गई थी, जैसा कि छत्तीसगढ़ में भी हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश वही स्थिति थी कि यहाँ पर माना जा रहा था कि कांग्रेस फिर से सरकार बना रही है। एजेंसीज भी बता रही थी, कुछ सर्वे ये बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है। लेकिन यहाँ पर जो एक ऐसा गेम चेंजर साबित हुआ, भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति ऐसी गेम चेंजर साबित हुई, महतारी बंधन योजना, जिसने रातों रात पूरा दृश्य बदल दिया, पूरे परिणाम को प्रभावित कर दिया। और यह बात कांग्रेस नहीं समझ पाई। कुल मिलाकर एक ऐसा दांव चला भारतीय जनता पार्टी ने, और उनके संगठन के जो कहा जाए कि महारथी हैं, जो संगठन में दक्षता रखते हैं, महारथी हैं, योजनाओं की, नीतियों के अच्छे ज्ञाता हैं कि कहाँ तक किस योजना को का विस्तार किया जाए ताकि वो जनता तक पहुँचे और जनता को छू ले, जनता मान जाए। तो वही कुछ हुआ और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जीती। हरियाणा में भी यही स्थिति बनी, जब माना जा रहा था कि कांग्रेस जीत रही है, बिल्कुल जीतेगी, क्योंकि एजेंसीज ये बता रही थी। और कांग्रेस भी एक प्रकार से कहा जाए कि आत्मविश्वास से भरी हुई थी कि वो जीत ही रही है। अब हालांकि ये चुनाव दूसरे मायने में भी रोचक है, क्योंकि यहाँ पर इस चुनाव में, इस परिणाम में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का ही ग्राफ बढ़ा है। भले ही भारतीय जनता पार्टी सरकार में वापस आ गई है तीसरी बार, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों का ही ग्राफ बढ़ा है। मतलब दोनों का मत प्रतिशत बढ़ा है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने, इन दोनों पार्टियों ने मिलकर करीब 79%, 79% वोट अपने पाले में किया है, जिसमें कि 39.94% है भारतीय जनता पार्टी का वोट और कांग्रेस का वोट प्रतिशत है 39.09%। मतलब दोनों के बीच वोटों के प्रतिशत का अंतर मात्र 0.85 ही है। 0.85 के अंतर से ही ये जीत हार तय हुई है। होता है इससे भी कम अंतर से जीत हार तय होती है। हम देखते हैं कि जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तीसरी बार, जब डॉक्टर रमन सिंह की
सरकार थी तब वोटों का प्रतिशत कितना था, 0.7% ही था। वोटों का प्रतिशत, वोटों के अंतर का प्रतिशत 0.7% ही था। तो इतने कम मार्जिन से भी हार जीत होती है। तो ये भी बात मायने रखता है कि कितने प्रतिशत वोट मिले, और जो वोट मिले उनको आपने सीटों में कितना परिवर्तित किया, नंबर ऑफ सीट्स आपने उन प्रतिशत मिले वोटों से कितनी बनाई। ये बड़ा विषय होता है और ये रणनीति का एक बड़ा हिस्सा भी होता है। अब जब ये परिणाम आ चुके हैं तब बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि जो इंडी अलायंस के साथी हैं, जिसका कि कांग्रेस भी सदस्य है, प्रमुख सदस्य है, कांग्रेस पार्टी भी सदस्य है, तो इंडी अलायंस के साथियों ने कहा जा सकता है कि अप्रत्यक्ष ही सही, या कुछ लोगों ने तो प्रत्यक्ष भी, कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई है, फटकार लगाई है, नसीहत दी है, और भी बहुत से शब्दों का इस्तेमाल किया है कांग्रेस के लिए, क्योंकि इसे कांग्रेस का अहंकार भी माना जा रहा है। कुछ ऐसे शब्द भी आ रहे हैं, कुछ बयान हम देख रहे थे, ऐसी शब्दावली भी आ रही है जहां पर कि कांग्रेस का अहंकार बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि छोटे दलों को लेकर या क्षेत्रीय दलों को लेकर कांग्रेस की दृष्टि जो है वो कुछ अलग है, वो उन्हें हीन भाव से देखती है। अब ये बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि देखिए, इंडी अलायंस में गठबंधन के जो साथी हैं उसमें कांग्रेस सहित अन्य दल, और उसमें आप भी है, आम आदमी पार्टी भी है। अब मैं कल जब बात कर रहा था तो एक प्रवक्ता है भारतीय आम आदमी पार्टी के, उन्होंने खुलकर कहा, टेलीविजन पर खुलकर कहा कि ये पूरी हार जो है कांग्रेस की, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के विश्वासघात के कारण है, कांग्रेस की हठ धर्मिता के कारण है। क्योंकि बिल्कुल अंतिम समय में जब गठबंधन की बात हरियाणा में हो रही थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, तब अंतिम समय में कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया और अपनी सीटें फटाफट घोषित करने शुरू कर दी, मतलब उम्मीदवार घोषित करने शुरू कर दिए। कुल मिलाकर गठबंधन की जो बातें चल रही थी उसे नकार दिया, खारिज कर दिया सिरे से। उसके बाद दलों ने अलग अलग चुनाव लड़े, और जैसा मैं बता रहा हूँ, प्रतिशत मैंने इसलिए बताया कि 0.85% के अंतर से ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। और इन चुनावों में हालांकि आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, संतोषजनक भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी जो वोट मिले हैं आम आदमी पार्टी को 1.79%, 1.79%, और हार है 0.85% से। ठीक है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि ये 8.85% में 1.79% आप जोड़ दीजिए, अपने वोट प्रतिशत में जोड़ लीजिए तो ये आपकी जीत हो, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी इसका प्रभाव पड़ता है उन सीटों पर जब हम देख रहे थे कि जो बहुत मार्जिन से हारी है कांग्रेस, जीती है भारतीय जनता पार्टी ने, और वहाँ पर हम देख रहे थे कि वोट किसने काटा है। कई जगहों पर हम देख रहे थे कि वोट काटने वाली पार्टी में आम आदमी पार्टी भी थी, जो वोट कटुआ साबित हुई कांग्रेस के लिए। करीब 15 से 17 सीटें, आप सहित और भी जो दल हैं, 15 से 17 सीटें ऐसी थी जहाँ पर कि वोट कटे कांग्रेस से। कुल मिलाकर यह रणनीतिक एक हानि थी कांग्रेस की, ये का रणनीतिक चूक थी ये। कांग्रेस रणनीति पर काम नहीं कर पाई, और उसके बाद जैसा मैंने कहा गठबंधन के साथियों ने कांग्रेस को नसीहत दी है। क्योंकि हम देख रहे थे कि शिवसेना उद्धव गुट से जो बयान आया है, खुद उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को कहा है कि बड़ा एक तल्ख टिप्पणी की है, उद्धव गुट की ओर से आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जीत को हार में बदलना जानती है, कांग्रेस जीत को हार में बदलना जानती है। अगर महाराष्ट्र में भी वो अगर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, कौन? कांग्रेस। अगर महाराष्ट्र में भी कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, अकेले अपने दम पर, तो पहले बता दे। कुल मिलाकर एक व्यंग है, बड़ा व्यंग है, तंज है, कटाक्ष है कांग्रेस के ऊपर कि उनको क्या आता है, उनको जीत को हार में बदलना आता है। और दूसरी बात मैंने जो कही, वो टीएमसी के एक नेता हैं साकेत गोखले, उन्होंने ये बात कही थी कि अहंकार, नाम नहीं लिया है कांग्रेस का, लेकिन बात तो उन्हीं के लिए कही गई है। ऐसा माना जा रहा है कि अहंकार और क्षेत्रीय दलों को हीन भावना से देखा जाना, ये जो कांग्रेस की नीयत और नीति है, ये हार का बड़ा कारण बनी।
अब देखिए बात यही नहीं रुकती है, गठबंधन की और भी साथी हैं। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में जिसके साथ मिलकर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, मतलब कांग्रेस का वहाँ छोटा योगदान है लेकिन महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस मायने में कि एनसी बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुँची है और इन 6 सीटों के ही दम पर बहुमत का आंकड़ा पार कर पा रही है एनसी। 42 और 4 सीट कांग्रेस की, 42 एनसी की। लेकिन एनसी ने भी वहाँ पर भी उमर अब्दुल्ला ने भी कटाक्ष किया है। उमर अब्दुल्ला ने भी नसीहत दी है, क्योंकि वो जीत से जितने खुश हैं, उन्होंने कहा कि हरियाणा की हार जो है वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करती है कि कांग्रेस की यह रणनीतिक चूक है। और उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को इस पर बड़े गहराई के साथ विमर्श करना होगा, विचार करना होगा, विश्लेषण करना होगा कि यह हार क्यों हुई। साथ ही साथ ये भी कहा कि एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर उत्साहित होना ये समय की बर्बादी थी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये एक प्रकार की ऐसी चूक थी जहां कांग्रेस समझ नहीं पाई कि 30-60 बन गया और 60-30 बन गया, इस प्रकार की स्थिति बनी। मतलब पलट गया, सब कुछ पलट गया। माना जा रहा था कि कांग्रेस जीतेगी लेकिन वो हार गई। और जहां भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जा रहा था कि वो जीत नहीं पाएगी, वो अब तक के बेस्ट उसका परफॉर्मेंस है, अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में 48 सीटों के साथ, बहुमत के साथ। तो ये कुछ विषय थे जिस पर कि चर्चा हो रही है लगातार। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आए हैं। हरियाणा ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। 2 बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। उन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। आज हरियाणा के दलित वर्ग ने बीजेपी को रिकॉर्ड समर्थन दिया है। हरियाणा के ओबीसी बीजेपी के विकास कार्यों को देखकर उसके साथ है। अब जम्मू कश्मीर की भी बात कर लें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसे विषय हैं। उसमें देखिए बातें कुछ ऐसी हो रही थी कि एनसी ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती हैं, सर्वाधिक सीटें, सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है 10 साल बाद हुए चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें मिली हैं, दूसरे नंबर पर है भारतीय जनता पार्टी। फिर उसके बाद कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं, पीडीपी को 3 सीटें मिली हैं और अन्य हैं, कुछ उनके भी खाते में है। हालांकि एक वहाँ पर एक शुभ संकेत है आम आदमी पार्टी के लिए कि उन्होंने अपना खाता खोला है, उन्होंने अपना खाता खोला है और उनका एक उम्मीदवार जीता है, मतलब विधानसभा में उनकी उपस्थिति दर्ज हुई है। इस तरह हम देखें तो आम आदमी पार्टी के विधायक अब 5 राज्यों में हैं, 5 राज्यों तक पहुंच चुके हैं आम आदमी पार्टी के विधायक। तो यहाँ पर अगर हम विश्लेषण करते हैं, देखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों के साथ भले ही दूसरे नंबर पर है, लेकिन वोट प्रतिशत के हिसाब से, जो वोटों का प्रतिशत होता है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, 25.64% वोट मिले हैं। वोटों के मामले में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। दूसरे नंबर पर जो वोट मिला है वो एनसी है, मतलब एनसी को 23.43% मत मिले हैं। बड़ा अंतर है दोनों के बीच, लेकिन फिर भी मैंने जैसा कहा कि
इन वोटों को, ये जो मिले वोट हैं, उनको सीट्स में कन्वर्ट ज़्यादा किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। हालांकि कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार की तुलना में ठीक नहीं है। सीटों के मामले में तो आधा ही रह गया है, वोटों के मामले में भी कम हुआ है। 11.9% ही उन्हें मत मिला है, 9-7% के लगभग उन्हें मत मिला है। पीडीपी को बड़ी हानि हुई है और 8.87% मत मिला है। तो ये दो बातें हैं, जो अलग अलग बातें हैं कि मत तो ज़्यादा मिला है भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में, लेकिन सीटों के हिसाब से वो दूसरे नंबर पर है और सरकार बनाने के आंकड़े से काफ़ी दूर है। तो अब ये एक बात हो रही थी कि जम्मू कश्मीर में एक जो भौगोलिक स्थिति है, जहाँ पर कि वोटों का एक बड़ा बंटवारा है, वो इस तरीके से होता है कि जम्मू वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। और एक तरीके से हम रिपोर्ट्स देख रहे थे, कुछ बातें भी सुन रहे थे, कुछ विश्लेषण भी हम देख रहे थे, तो ये पता चलता है, यह सब कुछ दिखाई देता है कि वहाँ पर ध्रुवीकरण हुआ है जमकर। मतलब वहाँ पर हिंदू वोटर्स भले ही भारतीय जनता पार्टी से नाराज हों, लेकिन वोट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही दिया है। दूसरी ओर हम देखते हैं जो कि घाटी वाला हिस्सा है, जो ऊपर का हिस्सा है, वहाँ पर अधिकतर वोट जो हैं, अधिकतर हम क्या कहें, लगभग सारे वोट मिले हैं एनसी को, ज़्यादातर वोट मिले हैं एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, इन सब में बटे हुए हैं। ज़्यादातर वोट इन्हीं सब में बटे हुए हैं। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कोई ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई ऐसा रिमार्केबल कोई बढ़त मिली हो। बढ़त तो छोड़ दीजिए, उपस्थिति हो, ये भी स्थिति बनती नहीं दिखी है। मतलब पूरा का पूरा जो वोट प्रतिशत है वो जम्मू के हिस्से से है, जहाँ से कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया है। हालांकि घाटी का जो इलाका है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये रही थी कि निर्दलियों के सहारे वो चुनाव लड़े। निर्दलीय बड़ी संख्या में उतरे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो राशिद इंजीनियर हैं, जिन्होंने पिछले लोकसभा, जो कि एक लोकसभा चुनाव में उन्होंने उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से अधिक वोटों से हराया था, लेकिन अब जब वो विधानसभा चुनाव में थे, मैदान में थे, और ये माना जा रहा था कि करीब 13 से 16 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर कि उनका प्रभाव है, लेकिन वो कुछ ऐसा कारनामा नहीं कर पाए और उन्हें सिर्फ एक सीट ही मिली। ये बहुत सारे ऐसे समीकरण थे जो परिणाम आता है, जो बताता है। तो मैंने जैसा कहा कि निर्दलियों के सहारे इस बार थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो निर्दलीय कुछ खास नहीं कर पाए। और फिर अभी जो तस्वीर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर आसानी से सरकार बनाने जा रहे हैं। दोनों की सीटें मिला दें तो 42 + 6 48 सीटें, तो दोनों आराम से सरकार बनाने जा रहे हैं। और इस बात की भी घोषणा हो चुकी है कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होंगे। फारूक अब्दुल्ला जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पिता हैं उनके, उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि वो अब मुख्यमंत्री होंगे। तो ये कुछ ये विषय थे, बड़े विषय थे जिस पर कि हम लगातार बात कर रहे थे। लेकिन इससे एक और बात निकल कर आती है, जो विश्लेषण में आती है कि धारा 370 हटाने के बाद जब ये चुनाव हुआ तो क्या इसका वहाँ पर प्रभाव देखा, इसे स्वीकार किया गया या फिर इसे स्वीकार नहीं किया गया। हालांकि जल्दबाजी में कई विश्लेषण ये बताते हैं कि इसे स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन कुछ ऐसे जानकार हैं, विश्लेषक हैं, वो बताते हैं कि 370 की स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता से इस चुनाव का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब चुनाव हुए हैं तो वहाँ पर जो बातें हो रही हैं, वहाँ पर हम बातें ये देख रहे थे कि एक प्रकार का ध्रुवीकरण जिसकी मैंने चर्चा की थी, वो ध्रुवीकरण वहाँ पर जमकर हुआ है। जम्मू की बात करें या फिर घाटी की बात करें, उस क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ पर यह तय था कि किसे वोट देना है, किसे वोट नहीं देना है। 370 के मुद्दे पर उस तरीके से हम ना माने कि ये एक तरीके का जनादेश आया है कि 370 रहे या ना रहे, उसे लेकर ये दिया गया कोई जनादेश मान लेना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उसके और भी बहुत से अलग आयाम हैं जिसमें कि थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ये व्यवस्था अभी जो लागू हुई है, मैं बात कर रहा था, वहाँ के ही एक जानकार हैं, उनसे मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि अभी जो 370 को लेकर उसके बाद जो स्थितियाँ बन रही हैं, धीरे धीरे लोगों को ये स्थिति समझ में आएगी और धीरे धीरे लोग समझ पाएंगे। उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, ये समय लेने वाला काम है।
और उसके बाद जब उसके लोगों को आने वाले दिनों में 10 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद आने वाले और इतने जो साल थे, इसमें तो एक जो बुनियाद रखी गई है, उसके बाद जब इसके परिणाम आने शुरू होंगे, तब लोगों को पता चलेगा कि इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। तब हो सकता है कि इस आधार पर वो इसे समर्थन दें या इसका विरोध करें। लेकिन अभी की स्थिति में इसे एक प्रकार का आदेश इस परिप्रेक्ष्य में मान लेना कि धारा 370 सही या गलत, ये इसका आधार नहीं माना जा सकता। जैसे मैंने कहा, आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में ज़रूर ये उसका एक प्रतिबिंब बन सकता है, लेकिन अभी तो नहीं। तो ये जो दो बातें थी, और मुख्य रूप से यही एक बात थी जिस पर कि मैं चर्चा करना चाह रहा था। तो अगले किसी विषय पर फिर आपसे बात करेंगे, और भी कोई ऐसे मुद्दों पर, कुछ ऐसे मुद्दे जो कि हमेशा जहन में रहते हैं, जिसकी हमेशा चर्चा होती है, जिन पर लगातार बात होती है, ऐसे कुछ विषय लेकर फिर से आएंगे आपके पास चर्चा है में। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।